तो हम लोग फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। ठीक है, हमने बात कर ली है अभी तक, एक आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करी थी, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक की बात करी थी, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, अब एडियाबैटिक। ठीक है, बहुत पॉपुलर है, सबको पता होता है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग्स, जिसमें गैस और उसके अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग हैं उनके बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है एट एनी पॉइंट ऑफ प्रोसेस। जो चेंज हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, उसके किसी भी पॉइंट पर गैस और अड़ोसियों पड़ोसियों के बीच में हीट का ट्रांसफ़र, एक्सचेंज नहीं होगा। भाई आपने गैस ली, सैंपल लिया, उसमें कुछ चेंजेस किए, चेंजेस के दौरान पहले 50 जूल हीट दी, फिर 50 जूल हीट निकाल ली, तो आपने ओवरऑल कितनी हीट दी? 0। हाँ सही बात है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं हुआ। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है कि जो भी चेंज आप कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, उस दौरान कभी भी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर ना तो जरा सी भी हीट देनी है, ना जरा सी भी हीट लेनी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं dq बराबर 0। ठीक है, इसको dq बराबर 0 लिखा जाता है। dq मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट। तो किसी छोटा, जैसे आपने बड़ा चेंज किया गैस के साथ, तो उस बड़े चेंज को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर लिए। हर छोटी छोटी स्टेप के दौरान भी ना तो जरा सी भी हीट देनी है, ना लेनी है, तो हम लोग कहते हैं कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस में खास बात ये होती है कि गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों चीज़ें चेंज होती हैं। ये देख लीजिए, ये एक सैंपल है गैस का। आज प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, नंबर ऑफ मोल N, डिग्री ऑफ फ्रीडम F। चेंजेस किए बगैर कोई हीट दिए या लिए, आपने इसके साथ कुछ चेंजेस किए, करा कुछ, एक्सपेंड किया, कंप्रेस किया, कुछ भी, तो इसका प्रेशर P1 से बदल के P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2, टेम्परेचर T1 से T2, नंबर ऑफ मोल जो थे वही रहे, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी वही रही। भाई ना तो अमाउंट ऑफ गैस बदला, ना डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्यों? जैसे हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो किसी गिवन सैंपल ऑफ गैस के साथ प्रोसेस करते हैं। तो हमने 10 मोल ऑक्सीजन दी, उसके साथ प्रोसेस हो रहा है। अब ये नहीं कि बीच में 10 का 12 मोल कर देंगे, ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन कर देंगे, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन हटा के हीलियम कर देंगे, ये सब तो नहीं करेंगे ना। चलो, इस समय आप चाहें तो इक्वेशन लिख सकते हैं, PV बराबर NRT, P1 V1 बराबर NRT1। इस समय लिख सकते हो PV बराबर NRT से P2 V2 बराबर NRT2। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बाकी PV बराबर NRT जो है उसको ऐसे लिख लो, PV अपान T बराबर NR। अब किसी गिवन सैंपल की बात करोगे तो नंबर ऑफ मोल तो फिक्स होंगे, R वो गैस कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट फिक्स, तो N इंटू आर वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। तो हम कहेंगे भाई PV अपान T बराबर कांस्टेंट होना चाहिए। यस, तो शुरुआत में P1 V1 अपान T1 बराबर, बाद में P2 V2 अपान T2। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो गैस के हैं शुरुआत में और एंड में, उनको लेकर ये रिलेशन लिखा जा सकता है। अब एक बात मैंने कही कि यार ये हम नाम तो एडियाबैटिक प्रोसेस का ले रहे हैं, बट ये वाली जो बात कही गई है ये कोई एडियाबैटिक प्रोसेस के स्पेसिफिक नहीं है, ये तो किसी भी प्रोसेस के लिए लगा सकते हो यार। अरे तुम किसी गैस के साथ कोई प्रोसेस करोगे, कोई चेंज करोगे, तो अमाउंट ऑफ गैस थोड़ी ना बदलोगे बीच में। तो प्रोसेस चाहे जैसा भी हो, कोई भी दुनिया का प्रोसेस ले लो किसी गिवन सैंपल के लिए, ये चीज़ तो आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। तो सब हमेशा यूज़ कर सकते हो, तो एडियाबैटिक में भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि तमाम बार ऐसा मैं देखता हूँ कि एडियाबैटिक प्रोसेस की जैसी बात हुई तो बच्चे तुरंत इनके बारे में सोचने लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम आते ही सबसे पहले बच्चा PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट लिखता है। आप सब लोग भी यही करेंगे, ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ कि यार ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस वाले ये फार्मूले होते हैं, ये तो याद रखने ही होते हैं, लेकिन साथ में ये बेसिक बात भी याद रखनी होती है कि PV अपान T बराबर कांस्टेंट किसी भी प्रोसेस के लिए लगाया जा सकता है, तो वो एडियाबैटिक के लिए भी लग सकता है भाई। ठीक, चलो अब स्पेशली एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या हमारे पास चीज़ें हैं, तो मैंने बताया भी सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास है एक ये,
सबसे पॉपुलर तो ये पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, गामा समझते हो, सी पी और सी वी का रेशियो। तो अगर शुरुआत करते समय प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 है और एडियाबैटिक प्रोसेस करने के बाद P2 V2, तो P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन टी वी की पावर गामा -1 बराबर कॉन्स्टेंट। तो आप लिख सकते हो कि भाई शुरुआत में टेम्परेचर T1 और V वॉल्यूम में V1, बाद में टेम्परेचर T2 वॉल्यूम V2। तो क्या लिखोगे इससे? T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। सही है, ओके। फिर आगे ध्यान देते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर को लेकर बात कही गई। P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो शुरुआत का प्रेशर टेम्परेचर, बाद का प्रेशर टेम्परेचर देख लीजिए और ये रिलेशन लिख सकते हो। ये सब स्पेशली हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस में यूज करेंगे, किसी और प्रोसेस में नहीं। सही है, गामा कौन? CP और CV का रेशियो। सही है। ये आए कहाँ से? अब ये तो डिराइव किए जाते हैं, ये डिराइव किया जाता है, फिर इसका इस्तेमाल करो और PV बराबर nRT का यूज़ करो तो ये मिल जाता है। ठीक है, ऐसे इसी से ये भी निकाला जा सकता है PV बराबर nRT का यूज़ करके। तो मेरा इंटरेस्ट उन सब में नहीं है कि ये कैसे आए क्या है, हाँ मेरा इंटरेस्ट इनको याद रखने में ज़रूर है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ये इतने सारे, ये तो याद है हमें, ये नहीं याद है, या कोई कहेगा ये दोनों तो याद है ये नहीं याद। अरे भाई देखो ऐसा है, ये तो याद करने ही पड़ेंगे। कोई कहेगा सर ऐसा है मैं ये याद कर लेता हूँ और PV बराबर nRT इसके इसमें रख के और ये तो निकाल ही लूँगा, ये भी निकाल ही लूँगा। अरे तो ऐसे तो निकालने को तो तुम ये भी निकाल सकते हो, ये भी याद मत करो, इसको भी डिराइव कर लेना, नहीं ना, ऐसे नहीं कर सकते। कोशिश करते हैं कि जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, रिजल्ट हैं, वो तो हमें याद करने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रहने चाहिए। सही है, फिर से बोल रहा हूँ, कोई बच्चा ये ना कहे कि सर ये तो याद है ही और इससे मैं ये कभी भी निकाल लूँगा, इससे ये भी कभी निकाल लूँगा। तो मैं कहूँगा ना भाई ऐसा काम मत करना, ये ज़रा से फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। अच्छा चलो, तो याद कर लिया जाएगा। आगे देखते हैं, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बातें बताई कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस में आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तब क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तब क्या होगा। अरे भाई मेरे वॉल्यूम किसी गैस का है, वो या तो बढ़ सकता है घट सकता है, ये दो केस हो सकते हैं। ठीक, तो अगर गैस के साथ एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहे हो और उस प्रोसेस के दौरान गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है मतलब गैस एक्सपेंड कर रही है, एडियाबैटिक एक्सपेंसन हो रहा है, तो ध्यान देखिएगा वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों घटेंगे। वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा तो प्रेशर भी कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा। ऐसे करके बात याद रखते हैं। स्टेटमेंट दिया जाता है कि एडियाबैटिक एक्सपेंसन जब किसी गैस का किया जाएगा तो कूलिंग होती है। कूलिंग होने का मतलब है गैस ठंडी हो जाती है, गैस का टेम्परेचर गिर जाता है। एडियाबैटिक एक्सपेंसन के केस में क्या होगा, गैस ठंडी हो जाएगी, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर भी घटेगा और टेम्परेचर भी घटेगा। और देखिए अगर वॉल्यूम घटाओगे मतलब गैस को कंप्रेस करोगे, किसी गैस का एडियाबैटिक कंप्रेशन किया तुमने, दबा दिया उसको, बिना कोई हीट दिए लिए उसको दबा दिया, तो आप क्या पाएंगे, प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। समझे, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज़ें इंक्रीज होंगी। सही, अच्छा हमने कहा भाई ऐसा है, ये हीटिंग ऑन एडियाबैटिक कंप्रेशन, ऐसे स्टेटमेंट दिया जाता है। कूलिंग ऑन एडियाबैटिक एक्सपेंशन और हीटिंग ऑन एडियाबैटिक कंप्रेशन। समझे, जब तुम किसी गैस को बगैर कोई हीट दिए या लिए कंप्रेस करोगे, दबाओगे, तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, गैस गर्म हो जाएगी। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन करने पर गैस गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये बातें याद रखी जाती हैं। ठीक है, कहीं सवाल है तो आपको समझना पड़ेगा, अच्छा गैस को एडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहे हैं इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेंगे तो अरे तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों कम हो जाएंगे, ये याद रखना पड़ता है। ठीक है, चलो खैर आगे एक बहुत पॉपुलर ग्राफ है PV ग्राफ। चाहिए गैस के लिए PV ग्राफ बनाया जा रहा है, कब, जब आप उसके साथ एडियाबैटिक प्रोसेस करते हैं। चाहिए देख लो,
शुरुआत में प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, अब एक्सपेंशन किया, वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर अपने आप कम हो गया। देखो वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो गया, प्रेशर P1 से घट के P2 हो गया। ये ग्राफ होता है तो उसी टाइप का ही है, आइसोथर्मल जैसा। आइसोथर्मल में भी ऐसी बनाया था, एडियाबैटिक में भी वैसी बनाते हैं। कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या है, कर्व। ओके, इसका स्लोप जो PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करके dP/dV की वैल्यू आती है माइनस गामा P/V। अब जिन्हें डिफरेंशिएशन आता है वो डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं, जो नहीं आता या आता भी हो तो चक्कर नहीं पड़ना चाहिए, ये तो भैया रिजल्ट है जो याद रखना ही पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे dP/dV बराबर माइनस गामा P/V, समझे, माइनस गामा P/V। आइसोथर्मल में ये dP/dV यानी स्लोप क्या आता था, माइनस P/V। एडियाबैटिक में dP/dV यानी PV ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, माइनस गामा P/V। ये गामा एक्स्ट्रा आ जा रहा है, जो आइसोथर्मल था उसमें गामा नहीं था, एडियाबैटिक में गामा है। तो एक बार क्लास को रोक लें और इसको जो है वो ध्यान से देख लें, समझ लें, फिर और जो एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बातें हैं वो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्लोप बताया था dP/dV क्या, माइनस गामा P/V। तो उसको यहाँ पे दिखा दिया कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा था किसी गैस के साथ, PV ग्राफ खींचा, किसी पॉइंट A पर इस ग्राफ का स्लोप चाहिए तो A पर टेंजेंट खींचो, इधर एक्सिस के साथ थीटा, इधर एंगल फाई, तो इस टेंजेंट का यानी कि पॉइंट A पर ग्राफ का स्लोप, यहाँ tan थीटा लिख सकते हो या माइनस tan फाई, जो चाहे वो लिख सकते हो, तो वो होता है माइनस गामा P/V। तो जिस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है उस पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम देखा जाएगा। जैसे यहाँ पर A पर स्लोप चाहिए तो A पे जो प्रेशर है और A पे जो वॉल्यूम है वो कंसिडर किया जाएगा। सही, आगे बात करते हैं। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व जो होता है वो है माइनस गामा P/V, और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व PV ग्राफ में क्या होता है, माइनस P/V। तो ये बहुत पॉपुलर चीज़ है, याद रखी जाती है, इनफैक्ट सबको याद होगी ही पहले से कि एडियाबैटिक जो PV ग्राफ होता है उस पर एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है वो आइसोथर्मल वाले के स्लोप से गामा टाइम्स होता है। फिर ये बताया कि भाई कोई भी गैस है उसके लिए गामा 1 से बड़ा होता है। हाँ, ऐसा होता है, गामा बराबर 1 + 2/f। तो उससे पता चलता है कि गामा किसी भी गैस के लिए 1 से हमेशा बड़ा ही मिलेगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता कभी गामा, इनफैक्ट 1 भी नहीं हो सकता। तो जब सभी गैसेस के लिए गामा 1 से बड़ा होगा तो ऐसे केस में हम ये बात कहेंगे कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा PV ग्राफ पे उस पर उसका स्लोप देखोगे और आइसोथर्मल का स्लोप देखोगे तो 1 से बड़ा है। तो इसका और इसका अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो एडियाबैटिक वाले के स्लोप जो है उसका मॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये स्लोप नेगेटिव है ना, माइनस P/V, माइनस गामा P/V, तो माइनस हटाने के लिए हमने मॉड ले लिया। तो स्लोप एडियाबैटिक वाले का देखोगे और आइसोथर्मल के लिए देखोगे तो चूंकि गामा 1 से बड़ा होता है तो ये चीज़ इससे गामा टाइम्स है, इसका मतलब ये चीज़ इससे बड़ी है। अच्छा, दो ग्राफ का स्लोप अगर कंपेयर करते हो, स्लोप का मॉड कंपेयर करते हो और ये कहते हो कि यार इसका स्लोप का मॉड बड़ा है इसका छोटा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड स्लोप का यानी मॉड m बड़ा होता है वो ग्राफ में स्टीपनेस ज़्यादा होती है, उसमें ढलान ज़्यादा होती है। स्टीपनेस समझे, ये ग्राफ है स्टीपनेस कम, ये ग्राफ स्टीपनेस ज़्यादा, समझे, इसमें ढलान कम है, इसमें ढलान ज़्यादा, इसमें स्टीपनेस कम, इसमें स्टीपनेस ज़्यादा। यस, तो इसके लिए मॉड m देखा जाता है, मॉड ऑफ स्लोप देखा जाता है। जैसे ये ग्राफ और ये ग्राफ, तो इसका मॉड m छोटा होगा, इसका मॉड m बड़ा होगा। ऐसे ये ग्राफ और ये ग्राफ देखो, इसकी स्टीपनेस कम है, ढलान कम, इसमें ढलान स्टीपनेस ज़्यादा, तो इसका मॉड m छोटा होगा, इसका मॉड m बड़ा होगा। m मतलब स्लोप। तो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है, मॉड है, वो अगर इसका बड़ा है तो हम कहेंगे एडियाबैटिक कर्व का जो स्लोप है वो, उसका जो स्टीपनेस है वो आइसोथर्मल वाले से ज़्यादा होगी। क्या मतलब, आपने किसी गैस के साथ आइसोथर्मल प्रोसेस किया, एडियाबैटिक प्रोसेस किया और उस प्रोसेस को एक PV ग्राफ पे दिखाया, तो ये देखो, ये ग्राफ में स्टीपनेस यानी ढलान ज़्यादा है, इस ग्राफ में स्टीपनेस यानी ढलान कम है। तो ये वाला जो कम स्टीपनेस वाला, कम ढलान वाला ग्राफ है वो कौन होगा, आइसोथर्मल। और ज़्यादा स्टीपनेस वाला ग्राफ कौन सा होगा, ज़्यादा ढलान वाला ग्राफ कौन सा होगा, 1 1 डैश एडियाबैटिक। ये ध्यान दीजिएगा, ये याद रखना है, बहुत ज़रूरी है।
ये 1 डैश एडियाबैटिक है, 2 डैश आइसोथर्मल है। ये नहीं कि नीचे कौन है ऊपर कौन है, इधर तो 2 नीचे है इधर 2 ऊपर आ गया, नहीं। जिसमें ढलान ज़्यादा वो एडियाबैटिक, जिसमें ढलान कम वो आइसोथर्मल। इसमें ढलान ज़्यादा है 1 डैश में एडियाबैटिक, और ये आइसोथर्मल। ओके, आगे ध्यान देते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस जब किसी गैस के साथ होता है तो जो हीट सप्लाइड टू गैस है डेल्टा क्यू वो 0 होगी। क्यों? अरे भाई, जब तुम एडियाबैटिक प्रोसेस को डिफाइन ही ऐसे किए हो कि ये वो प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस के दौरान कभी भी किसी भी स्टेप पे, किसी भी स्टेज पर, किसी भी इंस्टेंट पर गैस को जरा सी भी हीट ना तो देनी है ना लेनी है। तो कोई बड़ा एडियाबैटिक प्रोसेस किया, बड़ा चेंज किया, तो उस दौरान जब छोटे छोटे स्टेप में कोई हीट नहीं दोगे तो ओवरऑल भी कोई हीट नहीं दी गई। तो डेल्टा क्यू क्या होगा? 0। अब आओ इंटरनल एनर्जी पे। देखो इंटरनल एनर्जी में चेंज। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर तो बदल सकता ही है, वो आपको भी बताया था। क्या? एडियाबैटिक कंप्रेशन पे हीटिंग टेम्परेचर बढ़ता है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन पे कूलिंग यानी टेम्परेचर घटता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान हीट भले ही देते लेते नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बदलता है। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो टेम्परेचर बदल सकता है तो फिर इंटरनल एनर्जी भी बदल सकती है। इंटरनल एनर्जी में चेंज चाहिए, कैसे लिखोगे? अरे इसका तो फिक्स फार्मूला है, प्रोसेस चाहे जो भी हो। क्या? डेल्टा यू बराबर NCV डेल्टा टी। खत्म। अच्छा, अब आते हैं वर्क डन बाई गैस पे। अब मैंने कहा भाई ऐसा है, वैसे तो वर्क डन आप इंटीग्रेशन PdV करके निकालते हो। हमें यहाँ पर वो इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अरे सिंपल सी बात है भाई मेरे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा लो ना। हाँ, डेल्टा W बराबर डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। तो डेल्टा Q 0, डेल्टा U हाँ ये रहा, तो रख दो। तो डेल्टा W बराबर माइनस NCV डेल्टा टी। यूँ लिख देता हूँ, डेल्टा W बराबर माइनस डेल्टा U बराबर माइनस NCV डेल्टा टी। ये लीजिए, डेल्टा W बराबर माइनस डेल्टा U, ऐसे भी याद रखते हैं, और डेल्टा W बराबर माइनस NCV डेल्टा टी, ऐसे भी याद करते हैं। अब जो CV है उसके लिए हमें एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में एक्सप्रेशन होता है, CV बराबर F/2 कैपिटल R। हाँ बिल्कुल। और दूसरा CV को R और गामा के टर्म्स में भी लिखा जाता है, ये बताया था हमने आपको। CP माइनस CV होता है R और CP अपान CV होता है गामा, तो उससे निकाला था CV बराबर R बटे गामा माइनस 1। CP होता है गामा R बटे गामा माइनस 1, तो CV को R अपान गामा माइनस 1 रख दो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस के द्वारा किए गए वर्क डन के लिए आपके पास ये भी एक फार्मूला होता है, ये भी लोग याद रखते हैं, माइनस NR डेल्टा टी अपान गामा माइनस 1। सही है। फिर इसको आप एक प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिखते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वही चीज़ है भाई, रिजल्ट तो याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है, समझे? आप इनसे नहीं बच सकते कि आपको मैंने तो एक याद कर लिया वही वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन PdV, इन्हें का मैंने तो वो एरिया भी याद कर रखा है कि वर्क डन बराबर एरिया, ठीक है। तो नहीं, और भी बहुत तमाम रिजल्ट होते हैं, सब याद रखने पड़ते हैं। चलिए, तो वर्क डन के लिए ये माइनस NR डेल्टा टी है, डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1, ठीक। ब्रैकेट खोल दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, NR T1 और माइनस NR T2। अब PV बराबर NR T करोगे, यस, शुरुआत करते समय P1 V1 बराबर NR T1 शुरुआत करते समय, और एंड में P2 V2 बराबर NR T2। तो ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन के लिए बड़ा पॉपुलर रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि तमाम बार प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में चीज़ें दी जाती हैं, तो सीधे सीधे ऐसे यूज़ कर लिया जाता है। डेल्टा W यानी वर्क डन बाई गैस बराबर P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा माइनस 1। होता है कि भाई मोस्टली जो है वो सवालों में प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर जो है खूब इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो आप उनके टर्म्स में वर्क डन निकालना चाहें। कौन सा वर्क डन है? एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन, ये ध्यान रखना है, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बार क्लास को रोक लीजिए और जो आपके सामने है इसको सही से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये बात हो रही है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदल रहा है, ठीक है, और प्रेशर और वॉल्यूम को लेके इस टाइप का कुछ रिलेशन फॉलो किया जा रहा है। पी की पावर x बराबर कॉन्स्टेंट, x 1 के सिवा कुछ भी ले सकते, x बराबर 1 तो वो हो जाएगा पी बराबर कॉन्स्टेंट, वो हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये x 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में आप इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक। एडियाबैटिक प्रोसेस भी एक प्रकार का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, उसमें x की वैल्यू गामा होती है। अच्छा, तो इसको लेके आपको सिर्फ मोटे तौर पे ये बात याद रखनी है, बस इसके आगे ये सब लिखा हुआ है, बट मेरे को मोटे तौर पे ये बात याद रखनी है कि इसमें रिज़ल्ट सारे के सारे हम वही यूज़ करते हैं जो एडियाबैटिक प्रोसेस वाले होते हैं, बस उसमें जो गामा होता है, गामा की जगह यहाँ पर x ले लिया जाता है। ये देखिए पी की पावर x बराबर कॉन्स्टेंट था, ये प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन हो गया। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन देखो, प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन, ये सब वही चीज़ें चल रही हैं जो एडियाबैटिक की थी, बस उसमें गामा की जगह यहाँ पर क्या है, x, ठीक है। ये देखो, ये जनरल कोई भी प्रोसेस के लिए होता है वो इसके लिए भी होगा। आपने ये सारी चीज़ें एडियाबैटिक में लिखी थी, वही सारी चीज़ें पॉलीट्रॉपिक में भी लिख रहे हैं, बस वहाँ गामा होता था, यहाँ पर क्या है, x। कुछ ऐसा खास नहीं है जो पढ़ने की ज़रूरत हो, सिंपल वहाँ गामा, यहाँ पर x, ठीक। बस x 1 नहीं होगा क्योंकि x बराबर 1 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके रिजल्ट अलग है, सही है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगर आप इस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू लिखें, डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज, तो वो वही होगा जो कि फिक्स फार्मूला है डेल्टा यू का, कौन सा, NCV डेल्टा टी। वर्क डन बाई गैस लिखना चाहो तो अभी बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस में -NR डेल्टा टी अपान गामा -1, यहाँ पर लिखोगे -NR डेल्टा टी अपान x -1। एडियाबैटिक में लिखा था P1 V1 P2 V2 अपान गामा -1, यहाँ पर P1 V1 P2 V2 अपान x -1। डेल्टा क्यू यानी कि गैस को बाहर वालों ने जो हीट दी, अगर वो आपको पता करनी है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करिए। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू यहाँ से निकाल लो, डेल्टा डब्ल्यू इससे या इससे, जिससे चाहो निकाल लो, और दोनों को ऐड करके आपको डेल्टा क्यू मिल जाएगा। इस प्रोसेस के लिए गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C क्या होगी, अगर वो आपको देखनी है तो यह फार्मूला है डेल्टा क्यू बराबर NC डेल्टा टी, तो C बराबर डेल्टा क्यू बाई N डेल्टा टी। डेल्टा क्यू ये रखो, रख दिया, अलग अलग कर दो, डेल्टा यू बाई N डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई N डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू इनके एक्सप्रेशन आप पहले लिख चुके हैं, तो अगर डेल्टा यू अपान N डेल्टा टी करोगे तो आएगा CV, और डेल्टा डब्ल्यू बाई N डेल्टा टी करोगे तो मिलेगा -R अपान x -1, तो C बराबर CV -R अपान x -1। ये बहुत ही पॉपुलर जो है वो रिज़ल्ट है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में गैस के लिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो ऐसे लिख सकते हैं, सही है। आगे ध्यान दीजिए, आगे बात हो रही है साइक्लिक प्रोसेस की। बड़ी पॉपुलर सी चीज़ है साइक्लिक प्रोसेस। किसी गैस का आज कुछ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, अब तुमने क्या किया, बदला, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इनको चेंज किया, और गैस के साथ जो भी चेंजेस हैं वो करते रहे, और थोड़ी देर बाद क्या किया, गैस को ओरिजिनल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वाली कंडीशन में वापस ले आए। जो शुरुआत में प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, वही सारी वैल्यूज़ फिर से आ गई। बीच में तो प्रेशर बढ़ा घटा, वॉल्यूम बढ़ा घटा, टेम्परेचर बढ़ा घटा, सब कुछ हुए, बट फाइनली सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा शुरुआत में था। तो हम कहते हैं कि हमने गैस के साथ एक साइक्लिक प्रोसेस किया है। ये देखिए, फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर सेम एज इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। फाइनल स्टेट ऑफ गैस इज सेम एज इनिशियल स्टेट, ऐसे बताया जाएगा। ठीक है, फाइनल स्टेट ऑफ गैस इज सेम एज इनिशियल स्टेट। तो हम कहेंगे कि गैस के साथ जो प्रोसेस हुआ है वो कौन सा प्रोसेस हुआ है, साइक्लिक प्रोसेस, समझे। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस को लेके जो भी खास बात है वो हम अभी देखते हैं। तो पहले आप क्लास को रोक लें और इतनी चीज़ जो आपके सामने उसको ठीक से एक बार पढ़ लें, समझ लें, ठीक है, फिर देखते हैं आगे।
तो हमें यहाँ पर फिर बताया जा रहा है कि गैस के साथ जब हम साइक्लिक प्रोसेस करते हैं तो शुरुआत करते समय जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, एंड में फिर सब कुछ वैसा ही हो जाना चाहिए। हाँ, तो आप अगर पीवी ग्राफ बनाएंगे साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो ये आई मतलब इनिशियल शुरुआत करी, यहाँ पर घूम फिर के फिर वापस उसी पर ही आ गए। पीवी ग्राफ पे साइक्लिक प्रोसेस अगर दिखाना है तो ऐसे दिखाइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क डन बाई गैस जो है किसी प्रोसेस में क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी, यानी कि एरिया बाउंडेड बाई पीवी ग्राफ। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस में गैस के द्वारा किया गया वर्क अगर चाहिए तो ये साइकिल बनाओ और उसके अंदर जो एरिया है वो देख लेना। पीवी ग्राफ में साइकिल बनाओ, उसके अंदर का एरिया देख लो, वही वर्क डन के बराबर होगा। ये देखिए, ये पीवी ग्राफ बनाया ऐसे साइक्लिक प्रोसेस के लिए। इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो देख लो, ये एरिया है ये। ठीक, आप ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं, इसके अंदर जो एरिया है वो देख लीजिए। वर्क डन इस एरिया के बराबर होगा, वर्क डन बाई गैस इस एरिया के बराबर होगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ये क्लॉकवाइज साइकिल ऐसे बनाया तो वर्क डन होगा +A, और अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बनाया तो वर्क डन क्या होगा, -A। इसको शो किया जा सकता है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करके कि यहाँ से यहाँ तक के लिए वर्क डन निकालें, फिर यहाँ से यहाँ में वर्क डन निकालें, तो वो अपने आप जो है ये +A आ जाएगा। इस केस में यहाँ से यहाँ का वर्क डन निकालें, फिर यहाँ से यहाँ का जोड़ें, तो वो अपने आप -A आ जाएगा। मेरा इंटरेस्ट वो निकालने में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ये याद रखने में है कि अगर पीवी ग्राफ बनाऊंगा मैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो क्लॉकवाइज घूमूंगा, आपके हिसाब से क्लॉकवाइज, तो वर्क डन +A, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वर्क डन -A। इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू वो क्या होगा, 0, सिंपल। अरे जब सब कुछ शुरुआत जैसा हो गया तो प्रेशर भी सेम, वो स्टार्टिंग वाला, वॉल्यूम भी स्टार्टिंग वाला, तो टेम्परेचर भी स्टार्टिंग वाला आ गया, तो इंटरनल एनर्जी भी तो स्टार्टिंग वाली आ जाएगी। तो डेल्टा यू क्या हो गया साइक्लिक प्रोसेस में, 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ वो तो लगेगा ही लगेगा, प्रोसेस चाहे जो भी हो। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, हाँ लिख लिया। ये 0 है, हाँ, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, यस। इस केस में डेल्टा क्यू यही +A, और इस केस में डेल्टा क्यू -A। अब एक छोटी सी बात आपको बताई कि जब आप गैस के साथ साइक्लिक प्रोसेस करते हो, गैस के द्वारा किया गया वर्क डन पॉजिटिव होता है, तो इस अरेंजमेंट को, गैस के साथ ये जो सिस्टम हम बनाते हैं, इसको हीट इंजन बोलते हैं। और ये वाला जो केस है जिसमें निगेटिव वर्क डन गैस करती है, डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव है, तो इसको कहते हैं हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। अब ये हीट इंजन, हीट पंप को लेके बात अलग से करी जाती है, वो देख लिया जाएगा। अभी के लिए बस ये नाम याद कर लिए मैंने कि अगर ये केस होगा तो इसको हीट इंजन बोलते हैं, ये केस होगा तो इसको हीट पंप या रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। अब हीट इंजन, हीट पंप में क्या है, इनकी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रिजल्ट फार्मूले होते हैं, वो सब बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो तो आपने लोग कुछ सिंपल सवाल देख लेते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 2 मोल हीलियम है और 3 मोल ऑक्सीजन है। ठीक, आज ये टेम्परेचर 300 केल्विन है। अब हम इसको हीट देना चाहते हैं, तो इसको कितनी हीट सप्लाई करें ताकि टेम्परेचर बिकम्स 500 केल्विन। टेम्परेचर को 300 से 500 केल्विन पहुंचाना है, कितनी हीट देनी पड़ेगी। एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, और उसको हीट दे के टेम्परेचर बढ़ाना है। अच्छा, ऑक्सीजन है डाई एटॉमिक। अब डाई एटॉमिक गैस के लिए जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह की बात करते हो तो उसमें क्या होता है कि ऐसे बताया गया है कि डाई एटॉमिक गैस में 2 केस होते हैं, एक विद वाइब्रेशन, एक विदाउट वाइब्रेशन। तो कोई भी गैस के साथ जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वाइब्रेशन के कारण गैस के पास एनर्जी तभी माने जब सवाल में कहा गया हो। अगर कुछ नहीं कहा गया, जैसे यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन तो दे दी। अब ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके पास एनर्जी ट्रांसलेशन के कारण भी हो सकती है, रोटेशन के कारण भी हो सकती है, वाइब्रेशन के कारण भी हो सकती है।
तो वाइब्रेशन वाली एनर्जी तभी मानी जाएगी जब कहा जाए। यहाँ कुछ कहा है क्या कि ऑक्सीजन के पास वाइब्रेशन वाली एनर्जी भी होगी? नहीं। तो आप ऑटोमेटिकली ये एज्यूम करेंगे कि ऑक्सीजन के पास वाइब्रेशन के कारण एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशन। ठीक, तो ये बात मैं लिख देता हूँ कि एज्यूम करो कि ऑक्सीजन के पास ट्रांसलेशन तो होगा, रोटेशन भी होगा, लेकिन वाइब्रेशन नहीं होगा। इसके चलते इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? ट्रांसलेशन कारण 3, रोटेशन कारण 2, तो मिला के हो जाएगी 5। हीलियम की डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आप जानते ही हैं, हीलियम मोनोटॉमिक है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 3। ऑक्सीजन डाइटॉमिक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 5। अच्छा, तो ये सवाल हमने लिखा, आप लोग क्लास को रोकें और जल्दी से इसका जवाब निकालें। बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा सवाल लिखा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये बात हो रही है ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, ये सब का क्लियर कर दिया आपको। अब ज़रा गैस को देखो, और शुरुआत करते समय ये देखिए कि आपके पास 2 मोल तो हीलियम है और 3 मोल आपके पास ऑक्सीजन है, और ये दोनों का मिक्सचर 300 केल्विन के टेम्परेचर पर है। यहाँ से आप आएंगे 2 मोल हीलियम और 3 मोल ऑक्सीजन, इसका टेम्परेचर आपका बढ़ा देना है 500 केल्विन तक। एक बंद कंटेनर है, उसमें ये लोग रखे हुए हैं। अब देखो, जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो सबसे पहले गैस के द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये जो कंटेनर है, ये गिवन कंटेनर आपको दे रखा है, इसकी दीवारें दिखा रखी हैं, कोई भी ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं दिखा रखा कि ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो फिर वर्क डन बाई गैस क्या होगा? 0। ठीक है, वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वर्क डन बाई गैस क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, फिर हमने कहा भाई ऐसा है, अगर हम गैस की इंटरनल एनर्जी की बात करें, शुरुआत करते समय इंटरनल एनर्जी यूआई क्या होगी? भाई देखो, किसी गैस की इंटरनल एनर्जी होती है NCV/T। तो ये 2 गैस हैं, तो हीलियम की इंटरनल एनर्जी और ऑक्सीजन की, दोनों की इंटरनल एनर्जी जोड़ लो। हीलियम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? NCV। मोनोटॉमिक गैस CV क्या होता है? देखो, ये मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 और CV होता है F/2R। तो इसके लिए जो डिग्री जो फ्रीडम है वो 3 है, तो CV होगा 3/2R। और टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। ये हीलियम की इंटरनल एनर्जी हो गई शुरुआत करते समय। ऑक्सीजन की इंटरनल एनर्जी नंबर ऑफ मोल इंटू CV, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑक्सीजन की कितनी है? 5, तो CV 5/2R और टेम्परेचर 500। लो भाई, इनिशियल इंटरनल एनर्जी मिल गई आपको गैस की। ठीक है, 900R ये हो जाएगी और इधर हो जाएगी आपकी 37.5, मतलब कुछ 33,750 इस टाइप से कुछ हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के इनिशियल इंटरनल एनर्जी आ गई आपकी। अब फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगी वो देखिए, फिर वही फाइनली हीलियम और ऑक्सीजन दोनों की इंटरनल एनर्जी लिख के जोड़ दो, टोटल इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। हाँ, हीलियम के लिए 2 मोल, CV कितना है हीलियम का? 3/2R और टेम्परेचर कितना है? 500। ऑक्सीजन का लिए नंबर ऑफ मोल 3, CV 5/2R और टेम्परेचर 500। लो भाई, UF आ गया, UF मिल गया, UI मिल गया। अब आपने कहा भाई ऐसा है, हमें डेल्टा U निकालते हैं। डेल्टा U बराबर UF माइनस UI, बाद वाली माइनस पहले वाली इंटरनल एनर्जी कर दीजिए, आपको डेल्टा U मिल गया। अब मैंने भाई ऐसा है, डेल्टा Q उसका क्या होगा? डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जोड़ लीजिए और दोनों को जोड़ लोगे तो डेल्टा Q आ जाएगा, आपके पास आंसर आ गया। तो ये सिंपल सी चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास कोई गैस कंटेनर में भरी हुई है अगर, तो
वर्क डन बाई गैस क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी शुरुआत में देख लो, बाद में देख लो। अच्छा, इंटरनल एनर्जी के लिए ये याद दिलाते हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मैं बताई दी, CV होता है F/2R और U होता है NCV/T। ये यूज़ किया है ना हमने यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं N × F/2R × T। देख लो, शुरुआत करते समय हीलियम और ऑक्सीजन की इंटरनल एनर्जी लिख के जोड़ के टोटल इंटरनल एनर्जी लिखी गई। फाइनली भी हीलियम और ऑक्सीजन दोनों की इंटरनल एनर्जी लिख के जोड़ी गई तो टोटल इंटरनल एनर्जी मिली। डेल्टा यू यानी चेंज वो मिला, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू आ गया। तो सिंपल सा सवाल, देख लीजिए एक बार ध्यान से, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो हमने एक सिंपल सवाल लिखा, हमारे पास कोई मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, सैंपल था उसका। अब गैस का शुरुआत करते समय प्रेशर था P0 और वॉल्यूम था V0। ये शुरुआत हुई यहाँ से, ये I मतलब इनिशियल। फिर हमने गैस के साथ कुछ चेंजेस किए, उसका प्रेशर बढ़ाया, उसका वॉल्यूम भी बढ़ाया, और गैस का प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते डबल कर दिया और वॉल्यूम ट्रिपल कर दिया। ये फाइनल पोजीशन, फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट दिखा दी। अब इस प्रोसेस के दौरान ये स्ट्रेट लाइन है बीच में, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन। आपको एक पूछा गया, बताओ इस प्रोसेस के दौरान गैस ने वर्क कितना किया। गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हुआ, गैस को बाहर वालों ने हीट कितनी दी, और गैस के इस प्रोसेस के दौरान C यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो कितनी थी। मोनोएटॉमिक गैस है, ये बता दिया। मोनोएटॉमिक गैस का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 3। मोनोएटॉमिक गैस के पास जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूलों के पास, वो क्या, एटम है एक, तो बस सिर्फ ट्रांसलेशन का एनर्जी होती है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशन वाइब्रेशन कारण कोई एनर्जी नहीं होती। इसका CV अगर आपको चाहिए तो वो क्या मिलेगा, 3/2R, सही है, F/2R यानी 3/2R। CP अगर चाहिए तो वो मिलेगा CV + R यानी 5/2R। जो चाहो वो लिख सकते हो आप, इसके लिए जो चाहें वो लिखिए, ठीक है। चलो खैर, तो हमने कहा भाई ऐसा है, ये चारों चीज़ें इसके लिए बतानी है, तो क्लास को रोकें और ट्राई करें जवाब निकालने का, फिर देखते हैं। अच्छा, तो हम मान लेते हैं कि भाई आप लोगों ने थोड़ा सा जवाब निकाल लिया होगा, कोशिश करी होगी, देखते हैं सही है कि नहीं। तो सबसे पहले वर्क डन, देखो भाई, आप वर्क डन बाई गैस की अगर बात करना चाहें तो वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा एरिया के बराबर, एरिया अंडर PV ग्राफ। अच्छा, PV ग्राफ के नीचे एरिया कितना है वो देखिए, ये एरिया चाहिए आपको। हाँ भाई, ये एरिया कितना होगा, अरे इसको तुम ऐसे ब्रेक करके निकाल लो, यहाँ से लाइन ऐसे आगे बढ़ा लो, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, उसका एरिया होगा P0 और 2V0, तो 2P0 V0 ये एरिया होगा, और ये ट्रायंगल बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये P0 V0, तो मिला के एरिया हो जाएगा 3P0 V0। ये निकाल के देख लीजिएगा आप, ये वर्क डन आ गया 3P0 V0, चाहिए ये ऐसे। ये चीज़ हो जाएगी P0 और ये हो जाएगा 2V0, ऐसे ही ये हो जाएगा आपका P0 और ये 2V0। तो ये नीचे वाला एरिया है तो रेक्टेंगल बन गया, नीचे वाला एरिया तो रेक्टेंगल बन गया, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हो जाएगा 2P0 V0। और ऊपर ट्रायंगल, ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है 2V0, हाइट है P0, तो ये एरिया हो गया P0 V0। तो जोड़ के टोटल एरिया, ये और ये जोड़ के टोटल एरिया हमारा कितना आ जाएगा, 3P0 V0। और वॉल्यूम बढ़ रहा है, यस, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यही ग्राफ ऐसे नहीं ऐसे बना होता तो वर्क डन बाई गैस क्या होता है, -3P0 V0। यूँ है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन +3P0 V0। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के लिए आप एक काम करो, इनिशियल इंटरनल एनर्जी लिखो F/2 PV। यू का ये फॉर्मूला यूज़ करो, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दे रखे हैं,
तो वैसे तो U बराबर हम NCVT लिख लेते हैं, F/2 nRT लिख लेते हैं, लेकिन हमने कहा ना प्रेशर वॉल्यूम दे रखे ना तो हम F/2 PV का इस्तेमाल करेंगे। तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोटॉमिक गैस है 3, 3/2 P0 V0। फाइनल इंटरनल एनर्जी F/2 यानी 3/2, प्रेशर 2 P0, वॉल्यूम 3 V0। लो भाई आ गया 9 P0 V0। इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा U बराबर UF माइनस UI, तो यहाँ से डेल्टा U मिल गया 15/2 P0 V0। लो भाई एक जवाब ये आ गया था वर्क डन बाई गैस, एक आ गया इंटरनल एनर्जी में चेंज। अब आइए डेल्टा Q पर, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करो, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ से डेल्टा U आ गया आपका, सॉरी डेल्टा Q आ गया 21/2 P0 V0। सही है, देख लीजिए वर्क डन के लिए इसके नीचे का एरिया देख लिया, इंटरनल एनर्जी के लिए प्रेशर और वॉल्यूम वाला एक्सप्रेशन यूज़ किया, ठीक है, शुरुआत की और बाद की, घटा के डेल्टा U मिल गया और फर्स्ट लॉ से डेल्टा Q आ गया, 3 चीज़ें आ गई। अब बस एक C रह गया है। ओह सॉरी, हाँ जी C चाहिए, C और चाहिए, तो C के लिए क्या करें? C के लिए ऐसा करो, C आपको मिलेगा ऐसा, डेल्टा Q अपान N डेल्टा T। सही है, हाँ बिल्कुल, डेल्टा Q बराबर NC डेल्टा T होता है, तो C हो गया। चलो भाई वैल्यू रखते हैं, डेल्टा Q यानी कि 21/2 P0 V0, 21 P0 V0 अपान 2 N, ये 21/2 और डेल्टा T फाइनल माइनस T इनिशियल। चलो अब P फाइनल और सॉरी T फाइनल और T इनिशियल ये क्या होंगे? T फाइनल भाई टेम्परेचर के लिए एक काम करो, PV बराबर nRT होता है, तो T बराबर PV अपान nR। यस, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर के लिए प्रेशर और वॉल्यूम तो दिख रहे हैं, तो टेम्परेचर लिखने से आपको कौन रोक सकता है? 2 P0 इंटू 3 V0 अपान nR, और इनिशियल प्रेशर है P0, वॉल्यूम है V0, तो इनिशियल में P0 V0 अपान R। लो जी PV बराबर nRT से T बराबर PV बाई nR आया कि नहीं आया? तो जिस समय टेम्परेचर चाहिए उस समय के प्रेशर और वॉल्यूम देखो, इनिशियल टेम्परेचर चाहिए तो प्रेशर P0 वॉल्यूम V0, फाइनल टेम्परेचर चाहिए तो प्रेशर 2 P0 और वॉल्यूम 3 V0। यस, यहाँ से C आ गया हमारे पास 21 P0 V0 अपान 2N इंटू 6 - 1 यानी कि 5 P0 V0 अपान R, सॉरी NR, N से N कट गया, P0 V0 से P0 V0 कट गया, R ऊपर चला जाएगा और C की वैल्यू 21/10 यानी 2.1 R ये आ जाएगी। लो भाई ये आंसर आ गया। 4 चीज़ें पूछी थी, चारों ही मैंने बता दी। देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा प्रोसेस कौन सा है, ये प्रोसेस वो नहीं है जो आपने पढ़े हैं स्टैंडर्ड प्रोसेस की है, आइसोबारिक प्रोसेस हो, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, नहीं ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। ये जनरल कोई और प्रोसेस है जिसके लिए जो है हमको बात कही गई। तो मैंने कहा जो फिक्स फार्मूल चीज़ें हैं वो उनका यूज़ किया, जैसे वर्क डन PV ग्राफ के नीचे का एरिया कितना होता है, यहाँ पर चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है तो नीचे का एरिया निकालना बहुत आसान है, तो वर्क डन एरिया से आ गया। इंटरनल एनर्जी तो भाई प्रोसेस चाहे कुछ भी कहते रहो, U का फार्मूला तो वही रहेगा, कौन सा? F/2 nRT या F/2 PV या NCVT, जो आपको ठीक लगे वो फार्मूला यूज़ करिए, बट उसके तो फिक्स फार्मूले हैं, प्रोसेस चाहे जो भी हो। और जब ये दोनों मिल गए तो डेल्टा Q भी मिल गया, कैसे? फर्स्ट लॉ से। और C चाहिए तो भाई तुम्हें C और डेल्टा Q में रिलेशन पता ही है, वो यूज़ हो गया, खत्म। तो एक बार क्लास रोक के इसको ध्यान से देख लीजिए, सवाल को समझ लीजिए, फिर आगे देखेंगे।